हाँ, तो एस्टिमेशन में ये कि ए से बी मुझे एरिया चाहिए एफ ऑफ एक्स का, तो ये हो जाएगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स मान लो कुछ ई पावर एक्स स्क्वायर टाइप हो गया, समझना। तो फिर क्या इसको मैं ए से बी इंटीग्रेट कर पाऊंगा? तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो इसके लिए फिर हम और कुछ मदद लेते हैं। ये तो एक एग्जांपल बताया, मतलब ये इंटीग्रेट मान लो नहीं कर पा रहे हो आप, तब क्या करेंगे उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, समझना। यहां से h डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया, यहां से h डिस्टेंस पे, मतलब ये हो गया आपका a प्लस एच, समझना ध्यान से। और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, तो ये आपका एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन। अरे आ रहा है समझ में। फिर a प्लस एच से फिर h डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, तो a प्लस टू एच हो गया। समझ में आ रहा है? यस ठीक। सर। सिमिलरली फिर h डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, तो a प्लस थ्री एच। ये चलता रहेगा ऐसा, है ना। तो अभी वो क्यों मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा, ऐसे चलता रहा ये, है ना। तो इससे पहले वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, बता सकते हो क्या होगा सेकंड में? अच्छा, ऐसे ये जो पॉइंट्स है, मतलब यहां से यहां तक, तो ऐसे हम कितने रेक्टेंगल्स बनाना चाह रहे हैं? एन। कितने बनाना चाह रहे हैं? एन रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो हम्म ये जो होगा, ये जो होगा, ये कितना पार्ट है? एच, ये भी एच, एच 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 एच, कितनी बार ऐसे? एन टाइम्स एच। वो हो जाएगा ये टोटल डिस्टेंस ए से बी, दैट इज बी माइनस ए। क्या समझ में आया ये? अरे आया। यस सर। हाँ, तो एन एच आपका हो गया बी माइनस ए के बराबर। मतलब टोटल आपको एन पार्ट्स करना है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, सुनिएगा ध्यान से। अब मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल इसको यहाँ पे ऐसे ज्वाइन किया, तो ये जो रेक्टेंगल्स बन रहे हैं आपके, सुनिएगा, ये तो डॉट डॉट इसके बीच में बहुत सारे हैं ऐसे। तो इन रेक्टेंगल्स का एरिया मैं निकाल सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एफ ऑफ ए। ये वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बता सकते हो? ये वाली वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए, कहाँ गया मार्कर भाई, यहाँ है। अच्छा, ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा, ये कितना चल रहा है आपका? एच, और ये हाइट कितनी हो गई? एफ ऑफ ए, तो लेंथ इंटू विड्थ, तो वो हो गया ए इंटू एफ ऑफ ए। समझ में, सॉरी ए नहीं, एच इंटू एफ ऑफ ए। सिमिलरली नेक्स्ट रेक्टेंगल जो है आपके पास ये वाला है, इसका एरिया, ये तो अगेन एच है आपका, हाइट क्या हो गई? एफ ऑफ ए प्लस एच। तो ऐसा हम चलते रहेंगे कहाँ तक? यहां तक। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये जो इससे प्रीवियस पॉइंट होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके पास? एन। तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका एरिया एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक, ओके। तो अब समझने वाली बात है कि इसको मैं यदि लिखना चाहूं तो समेशन फॉर्म में क्या लिख सकता हूं कि एच टाइम्स समेशन ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर माइनस वन इंटू एच। ठीक है, आर कहां से कहां तक जा रहा है आपका? वन से लेके कहां तक जाएगा? एन तक। ओके, तो अब मुझे थोड़ा सा ये आइडिया दो आप कि इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूं, इस इंटीग्रल को और इस समेशन को, इस इंटीग्रल को और इस समेशन को, तो कौन बड़ा होगा? इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, इसको बोल दिया, ये जो आया इसको हमने बोल दिया सेकंड। तो कौन बड़ा होगा? फर्स्ट या फर्स्ट। फर्स्ट होगा। फर्स्ट। फर्स्ट बिल्कुल फर्स्ट। बड़ा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला, इसका एरिया छूट जाएगा समेशन में, छूट जाएगा ना।
जबकि इसमें एरिया तो Yes, पूरा sir. आएगा, आना चाहिए। तो इसका एरिया जो होगा इस इंटीग्रल का, वो इस समेशन से ज्यादा होगा। ओके, एक तो ये बात हो गई। उसने क्या किया, जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है, चलो तुम तो समझते जाओ, फिर उसी को डायरेक्ट हम क्वेश्चन लगाएंगे तो अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी हमारी। यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब सुनिएगा, मैं h को बहुत छोटा कर दूं। h को मैंने छोटा करता गया, ध्यान से समझना है। h को यदि मैं छोटा करूं, जैसे h पहले ये विड्थ है, मान लो यहाँ पर ले आऊं मैं, तो क्या ये जो एरिया छूट रहा है मिनिमम छूटेगा क्या कंपेयर टू प्रीवियस वन? Yes, sir. मतलब मैं इस बाउंड्री को इस बाउंड्री के पास लाता जा रहा हूँ, तो जो एरिया छूटने वाली बात है वो बहुत कम छूटेगा। और इसको पास लाना मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ रहे हैं। Yes, sir. अरे एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बड़े. समझ में आ रहा है? तो मैं एकदम बहुत पास में ले आऊं, बहुत पास में ले आऊं, मतलब एच आपका कहां जाएगा? जीरो की तरफ। एच जीरो की तरफ मतलब ये जो आपके पार्ट्स थे वो बहुत पास पास हो गए, मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स किधर जा रहे हैं? अरे जो नंबर ऑफ पार्ट्स थे वो किधर जाएंगे? इंफिनिटी। Infinity. इन्फिनिटी की तरफ। बस तो यही है, एन यदि आपका इन्फिनिटी की तरफ चला गया तो हाँ, हाँ, यदि इसी में मैं लिमिट लगा दूं, एच को हटा के हमने सब कुछ उसको एन में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया? एन में। तो ये आपका हो जाएगा, ये ऐसे ही रहने दो आप, तो एक समझो इसको, एच को हमने लिख दिया बी माइनस ए बाय एन, ठीक है। समेशन एफ ऑफ ए प्लस आर माइनस वन, एच की जगह अगेन बी माइनस ए बाय एन। समेशन है वन से लेके आर, वन से लेके एम तक। अब इसमें मैं लिमिट लगा दूं कि एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, एन अप्रोचिंग टू यदि इंफिनिटी है, तो ये जो है क्या आपको रिक्वायर्ड एरिया देगा क्या? ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। बोलो, समझ में आया? अरे बोलो, यही आपका एस्टिमेशन है। क्लियर है? बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो यहां तक समझने में? नो। ओके। अब मैंने क्या किया, ए को मैंने जीरो ले लिया, बी को वन ले लिया। तो ये वाली जो कहानी है वो आपकी हो गई लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी बी वन ए जीरो, तो वन बाय एन समेशन आर वन टू एन एफ ऑफ ए प्लस आर माइनस वन, वन माइनस जीरो वन, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एन। ठीक, ओके। आर वन पर कितना हो रहा है? जीरो। टू पर कितना होगा? टू माइनस वन बाय एन, कहाँ अप्रोच करेगा? जीरो की तरफ। तो इसको मैं आर माइनस वन से चालू करूं या आर से चालू करूं? नंबर ऑफ पार्ट्स तो कितने? इनफाइनाइट है, कोई फर्क पड़ेगा क्या? चलो, ऐसे नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, आर माइनस वन बाय एन को आर बाय एन माइनस वन बाय एन किया, तो वन बाय एन तो हम यहां से देख सकते हैं कि आपका जीरो की तरफ जा रहा है। समझ में आया? तो लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी वन बाय एन, आप वन से भी रखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट या फिर आर को मैं इसको आर बाय एन लिख दूं और आर को कहां से चालू कर दूं? जीरो से। क्या ऐसा तो कर सकता हूं ना? ये तो समझ में आ रहा होगा, बोलो। Yes, sir. जीरो से एन माइनस वन कर दो, है ना? तो अब सुनिएगा, ये किसके बराबर है आपका? ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एक तो हमने यहाँ पे दो चीजें है ना, कि मान लो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे तो उसको समेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और समेशन को इंटीग्रल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, ए को हमने, एक मिनट, ए को क्या लिया था? जीरो। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, ए को जीरो लिया था, तो ये तो जीरो हो गया। जीरो जीरो जीरो, तो ये सिर्फ जीरो। तो यहाँ बचेगा आपका कुछ नहीं, एक बार और लिख लेंगे हम, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट एन अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट वन बाय एन समेशन आर जीरो से एन एफ ऑफ आर बाय एन। ठीक है,
क्या ठीक है भाई, ये समझ में आया? क्योंकि ए हमने 0 लिया था। तो इस इंटीग्रल से हमने समेशन में भी कन्वर्ट कर लिया और समेशन से इंटीग्रल भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ओके, कि आपको कहाँ आसानी लग रही है, कि इंटीग्रल सॉल्व करना आसान है या फिर समेशन सॉल्व करना सही है। ओके, यही आपके एस्टिमेशन के प्रॉब्लम्स है। और कैसे किया जाता है वो आप देख सकते हो कि लिमिट 1/n n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी आपका dx में कन्वर्ट हो गया। ओके, समेशन जो है आपका कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल में, और r/n आपका हो गया x। तो हम जानते हैं कि जब इंटीग्रल पे लिमिट लगाओगे आप, तो वो क्या लगेगी आपकी, r मतलब x की लिमिट लगेगी। और वैसे भी x हमने क्या ले लिया, a क्या ले लिया था 0, और b क्या ले लिया था 1। ठीक है, इधर हमने चेंज नहीं किया था। तो आप देख सकते हो कि r यदि 0 से जा रहा है तो 0/n कहाँ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। और r n की तरफ जा रहा है तो वो n की तरफ नहीं, n-1 की तरफ भी जा रहा है। कहाँ गया, हाँ, तो r यदि n-1 की तरफ जा रहा है तो n-1/n कहाँ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ। तो इसको मैं r1 से n लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1/n भी कहाँ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। मतलब आप ऐसे समझो कि इनफाइनाइट पार्ट है, उसमें एक दो पार्ट हटा दिए या ऐड कर दिए, क्या फर्क पड़ता है उससे। समझ में आ गई बात? तो ये जो लोअर लिमिट आती है, अब आगे से 0 से 1 जरूरी नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे हम कि r/n आप x रख रहे हो, तो r की छोटी वैल्यू पे x कहाँ अप्रोच कर रहा है, वो देखो। r की बड़ी वैल्यू पे x कहाँ अप्रोच कर रहा है, वो उसकी अपर लिमिट हो जाएगी इंटीग्रल की। क्या क्लियर है ये, बोलो जल्दी से। यस sir. सर। ओके, अच्छा, स्क्रीन विजिबल है इस, मैंने आई थिंक स्क्रीन शेयर करी है, ठीक है। ये पीडीएफ आ गई ना सामने? Yes, sir. यस ओके, सर। ठीक है। हमने वहां पे 1 से n लिया था, इसलिए नहीं, 0 से n, 0 से क्या लिया था, जो भी था। चलो इसको सबको छोड़ो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, है ना। ओके, तो जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी। तो ये कैसे चेंज होता है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, जैसे अब लिमिट ये कहाँ तक जा रही है, pn तक जा रही है ना। तो लोअर लिमिट तो क्या होगी, आप r/n को x रखोगे। ये एक्चुअल में यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है थोड़ी। क्या गड़बड़ी है कि ये f ऑफ x होना चाहिए, f ऑफ r/n होना चाहिए। तो r/n को आपने x रखा, तो लोअर लिमिट 1 रखी, तो 1/n कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। अरे क्या क्या लिख दिया भाई इसने, यहाँ पे अल्फा एन होगा उस हिसाब से बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो लोअर लिमिट है समेशन की वो अल्फा एन है, तो अल्फा एन बाय एन कहाँ अप्रोच करेगा, अल्फा की तरफ। अपर लिमिट में क्या करेंगे, पी एन रखेंगे। अबे यहाँ पी लिखा है, यहाँ बीटा लिखा है, बीटा कर दो। तो बीटा एन बाय एन कहाँ अप्रोच करेगा, बीटा की तरफ। ऐसा चलेगा, आ गया समझ? अच्छा, ये ओके ओके ओके, उसने अल्फा बीटा बोल दिया, और अल्फा बीटा जो लिमिट है वो यहाँ से आई है। तो वो जो लिखा हुआ था सही लिखा हुआ था, 1 से पी एन, ठीक है। तो जो लोअर लिमिट होगी 1/n कहाँ जाएगी, 0 की तरफ, तो ये 0 हो गया। अपर लिमिट पी एन बाय एन है, तो वो कहाँ जाएगा, p की तरफ। तो भाई 0 से p हो गया, ठीक है। अरे ठीक है भाई, समझ में आया लिमिट कैसे रखेंगे इसकी। Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ये अपने से ही करना है ना, बता नहीं रहा हूं मैं, कि एक बता दिया जाए, एक देख लो फिर भी, फिर अगला क्वेश्चन खुद से करना। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी दिस। ओके, सबसे पहले तो इसमें हमने लगाया भाई कि सीक्वेंस सीरीज में इस टाइप की सीरीज पड़ी है क्या, तो भाई नहीं पड़ी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर हमें बढ़ाना है, वो भी 2n+1 से। तो इसको तो सीधा सीधा हम समेशन में ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 में 2n+1 2n+2, ऐसे ये जो है जा रहा है 2n+r जो है। अब ये तो समझ में आया कि r1 से चालू हो रहा है, कहां तक जाएगा, ये क्या लिखा है 2n+4n तक। तो ये कहां तक जा रहा है भाई, 4n तक। क्या ये समझ में आया, अरे बोलो, आ गया 4n तक, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। अब हमें ये पता है कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस समेशन को ऐसे। तो मैंने डिनोमिनेटर से n कॉमन लिया,
तो n कॉमन लिया तो वो इधर ऐसे आया, वो 1 अपॉन में समेशन में चलेगा 1 से लेके 4n तक। n तो समेशन किस पे लगा, r पे, ना कि n पे। तो डिनोमिनेटर से n कॉमन लिया तो ये क्या हुआ 2 प्लस आर बाय एन। अब इसको मैं इंटीग्रल में आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, इस समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया, ये आपका हो गया dx, और 1 अपॉन में 2 प्लस आर बाय एन हमारा होता है x। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है भाई 1, तो 1 बाय एन कहाँ अप्रोच करेगा, 0 की तरफ। अपर लिमिट क्या है समेशन की 4n, तो 4n बाय एन कहाँ अप्रोच करेगा, 4 की तरफ। तो इसका इंटीग्रल आपको निकालना है, ln 2 प्लस x 0 से 4, तो ln 6 बाय 2, ln 3, आंसर इज ln 3। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, यही आपका एस्टिमेशन है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करेंगे। एक मिनट, इसको मैं आपको अलग दे देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा। ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये दो क्वेश्चन है, दोनों में आपको अभी 8:26 हुआ है, 8:30 32 पे डिस्कस करते हैं। ओके, दोनों करना है। ओके, ये जो है इसको सबसे पहले समेशन फॉर्म में लिखो। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी अंडर रूट एन सबसे पहले तो इसका पैटर्न समझो क्या है। ये स्क्वायर चल रहा है, उसके बाद ये है ना 3√3 4√n, ऊपर √n चल रहा है ना सभी में। थ्री प्लस 4√n, फिर यहाँ पर 3 के साथ √3, 4√n, फिर √2। तो इसको हम, अच्छा √2 अंदर ले जाए तो 2√2 और 2 सर कुछ स्क्रीन पे दिख नहीं रहा सर जो आप कर रहे हैं सर। अरे यार, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। अब डिस्प्ले तो होना चाहिए। जैसे दिखे बताना है। कर्सर आया सर। अच्छा, नेट स्लो होगा भाई। बाकी लोगों को किसी को नहीं दिख रहा है? नो सर। अच्छा, एक मिनट रुको। अब दिखने लगा सर। दिख रहा है? ओके ठीक है।
दिख रहा है ना? हाँ, तो न्यूमरेटर में √10 तो चल ही रहा है सभी में, ओके। डिनोमिनेटर में 3 + 4 √10, 3 + 4, अच्छा ये 4 √10 भी वही चल रहा है, √2 √3, यहाँ हमने लिख दिया √1 और 3 के बाद भी √1, ओके। तो ये पैटर्न आपको दिख गया कि ये लिखा हुआ है √n डिवाइडेड बाय √r, ठीक है, √1 √2 √3, r चालू कर दिया 1 से, है ना, और ब्रैकेट के अंदर चलेगा 3√1 3√2 3√3, तो हो जाएगा 3√r, और 4√n तो कांस्टेंट चल रहा है, उसका स्क्वायर भी चल ही रहा है, ओके। ये इस टाइप से कुछ चल रहा है आपका, समझ में आ गया? ओके। हाँ, अब ये 1 से जा रहा है और कहां तक जाएगा, ये √49n लिखा हुआ है, ठीक है। तो √49n तब आएगा जब r को मैं 1 मिनट के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, एन तक देंगे। एन एन रख दे सर, एन एन n रख देंगे तो ये हो जाएगा 3, अच्छा 7, ओके, n तक जा रहा है ना, n रख देंगे तो नीचे ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो बन जाएगा 49 √in का स्क्वायर n, ठीक है, ठीक है, ओके। तो n तक जा रहा है। अब आगे लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, अब हमें क्या करना है, एक n तो चाहिए भाई, एक डिनोमिनेटर में n तो चाहिए, तो हमने n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। ये √r/√n, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n समेशन r1 to n, ये रूट इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 1/√r/n, ठीक है। और ये जो n है, अंडर रूट, ये अंडर रूट नहीं है, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, अंडर रूट के फॉर्म में जाएगा, क्या समझ में आ रहा है ये? तो 4/4 √n/√n, तो वो हो जाए, सिर्फ बचेगा 4, क्या ये समझ में आया? ये n स्क्वायर के अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, अंडर रूट के फॉर्म में जाएगा ना, तो इसको नीचे लाए, इसको 1 मिनट बंद करके यहाँ नीचे लाए, तो ये स्क्वायर के अंदर जाएगा तो √n का स्क्वायर लिखेंगे ना, तो फिर अलग अलग कर दिया, ये बन गया, आ गया समझ में? तो लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी 1/n, अब ये लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा हम इसको dx लिख दिया, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन का साइन, और जहां भी r/n लिख रहा है, लिखा है उसको वो हो जाएगा √x + 4 का स्क्वायर, ओके। और r/n आपका क्या था, x था, तो r 1 से जा रहा है, 1 पर ये लिमिट n आपका इन्फिनिटी की तरफ जा ही रहा है, तो 1/n कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, n/n कहाँ अप्रोच करेगा, 1 की तरफ। अब ये आपका इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया, तो इसको करने के लिए √x को हमने t लिया, या ऐसे करो 3 √x + 4 को आप t ले लो, तो 3/2 √x dx आपका हो गया dt, तो dx/√x हो गया 2 dt/3, तो लिमिट का ध्यान रखना कि 0 पर 4 और 1 पर 7, सिंपल है। अब तो ये जो है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का सिंपल एप्लीकेशन है, तो ये हो गया t² का इंटीग्रेशन, तो इसका -1/t लिमिट रख दो, ये आंसर आ गया। क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो पूछो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये तो उससे आसान है, 2 × 1 2 × 2 2 × 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n + 2 × कहाँ तक जाएगा, 1 1 2 3, तो ये 3n आना चाहिए, तो ये कहाँ तक जा रहा है, n तक, 3n बन जाएगा, तो ये तो है 1/n, लिमिट n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, सॉरी 1/n नहीं, 1/n + 2r, r जा रहा है आपका 1 से लेके n तक, अब यहाँ से n कॉमन ले लो डिनोमिनेटर से, तो समेशन r 1 से लेके n तक
1 + 2 × r/n। ओके, ये तो हो गया सीधा सीधा 1/1। अब तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, 1 + 2x dx 0 से 1, इसको इंटीग्रेट करना है आपको। क्लियर है भाई, आगे बढ़े। यस सर। ओके, अच्छा स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रहा है वापस से। यस सर। ओके, ये जो क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी ये पीडीएफ शेयर कर दी है ग्रुप में, है ना। तो जी इसके जो भी सेल्फ प्रैक्टिस है ये डू योर सेल्फ वाले हैं, इसको करो, इसके आंसर आपको थ्योरी जब हमारी एंड होगी तब आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास ये कुछ estimation of definite integral if f of x is continuous in a to b and its range in the interval in a, then this। okay, अच्छा इसमें प्रीवियस पार्ट हमने हटा दिया क्या? ओके ठीक है, फिर से लिख लेते हैं। हाँ, कि मान लो ऐसा कुछ है आपका, ये f of x है, ठीक है, और ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M ले ली। इंटीग्रेशन चाहिए हमें a से b। अब फिर से ये तभी हम लगाएंगे जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं निकाल पा रहे, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे। तो हम जानते हैं कि ये वाला जो एरिया है, कौन सा वाला एरिया है, ये पूरा एरिया, क्या समझ में आता है ना। और यदि ये मिनिमम वैल्यू है तो क्या इस रेक्टेंगल का एरिया, तो हम बता ही सकते हैं क्या होगा, ये b माइनस है और ये हाइट m, तो ये हम बोल सकते हैं कि इसका जो एरिया होगा इसका एरिया इससे ज्यादा होगा। और ये बोल सकते हैं कि ये जो बड़ा रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला इससे कम होगा। तो कैपिटल M b माइनस ए क्या इक्वल हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। कब? यदि कांस्टेंट हो गया तो मिनिमम एरिया और मैक्सिमम एरिया सेम होगा और वही इंटीग्रल का एरिया होगा। आ रही है बात समझ में? इक्वलिटी लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइप से अब सैंडविच हो गया, यदि दोनों बराबर हो गया तो इंटीग्रल की वैल्यू भी हम वही बोलेंगे। ओके, अब दूसरी बात समझना, मैंने क्या बोला कि मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। अब मान लो आपका कर्व इस टाइप से हो गया, सुनिएगा ध्यान से, तो मिनिमम वैल्यू हम ये नहीं लेंगे, एंड पॉइंट पे जरूरी नहीं है। हमने क्या बोला है कि स्मॉल m आपका मिनिमम वैल्यू है उस एक्सप्रेशन का, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। तो मिनिमम आपको फिर यहां पर मिलेगा और मैक्सिमम आपको ये मिल रहा है। समझ में आ रही बात? तो यदि ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एरिया होगा, ये इसका जो एरिया मिलेगा उससे छोटा होगा, और जो ये वाला एरिया मिलेगा आपको, ये पूरा, वो उससे तो कम ही होगा जो रिक्वायर्ड एरिया है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना इसमें हमें मिनिमम चाहिए, और इस टाइप से कुछ हो गया तो उस समय हम मैक्सिमम वैल्यू ये लेंगे, मतलब रेक्टेंगल हमारा ये वाला होएगा, मान लो x एक्सिस ये है तो, और मिनिमम वैल्यू हम ये लेंगे, या फिर इसको नीचे थोड़ा ले आओ तो तब उस मिनिमम वैल्यू ये लेंगे, ये वाली। क्लियर है भाई? ओके, यदि क्लियर है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लगाओ, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा ये है कि आपको सोचना पड़ेगा। करो ये वाला क्वेश्चन करो। हो गया? ओके, आसान है। कैसे आसान है देखो, √3 + x², कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 1 से 3, है ना। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 3 + x²। अब x 1 से 3 है तो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटे पे छोटा, बड़े पे बड़ा। 1 पर वैल्यू क्या देगा? 2, और 3 पर वैल्यू 27 और 3 30, है ना। 1 पर वैल्यू कितना दे रहा है? 3, और ये √30। तो जो रेक्टेंगल का एरिया है मिनिमम वाला ये वाला हो गया। समझ में आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है आपका, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है 1 से 3 में, 1 से 3 में, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो मिनिमम एरिया हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल बनेगा इसका एरिया, तो 2 × 2, और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्या जाएगी?
√30 इंटू ये जो आएगा 2। किसी को डाउट हो तो पूछे, देख सकते हो आप। ओके, तो ये 4 से